तो स्टूडेंट ये रहे क्लास 12 केमिस्ट्री के कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं। तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सीक्रेट टॉपर। तो अगर आप भी इस बार हो क्लास 12 में और आपको 2026 में केमिस्ट्री का पेपर देना है ना, तो आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेना, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री का जो चैप्टर 1 है जिसका नाम है विलयन, इस पूरे चैप्टर के कुछ ऐसे क्वेश्चन आंसर को देखेंगे ना जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछा जाता है। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं ऐसे ही सारे सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज क्वेश्चन बताऊं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके जो हमारी छोटी सी फैमिली है उसको आप ही लोग बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम विलयन चैप्टर के पूरे चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। न्यूमेरिकल्स भी हम पढ़ेंगे और टॉपिक भी पढ़ेंगे, यानी कि जो विलयन चैप्टर है इसमें न्यूमेरिकल भी आता है तो उसको भी सॉल्व करेंगे और टॉपिक्स को भी पढ़ेंगे। इससे बाहर भाई कुछ नहीं आने वाला, बस इन 5 प्रश्नों को पढ़ लेना, हमेशा बोर्ड एग्जाम में आते हैं। मैं आपको चैप्टर वाइज जो गेस्ट क्वेश्चन है ना, मतलब जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको मैं ऐसे ही इस चैनल पर प्रोवाइड कराऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी एक लिस्ट मैंने बनाई है चैप्टर 1 का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे उसकी एक लिस्ट बनाई है मैंने। इसमें टॉप 5 क्वेश्चंस को रखा है जो आप खुद ही देख सकते हो कितनी बार एग्जाम्स में आए हुए हैं। ठीक है, तो एक एक करके इन 5 क्वेश्चन को पढ़ेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है हेनरी का नियम और उसकी सीमाएं लिखिए। भैया हेनरी का नियम क्या है और उसकी सीमाएं क्या है। अब हेनरी का नियम कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके फर्स्ट चैप्टर में, ये तो मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकता, सबको पता होगा, बहुत ज्यादा स्पेशल है। ठीक है, दूसरा है विलयन की मोललता की गणना कीजिए जबकि 440 ग्राम विलायक में 20 ग्राम NaOH घुला हुआ है। आपको विलयन की मोललता निकालनी है। ये वाला न्यूमेरिकल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। मोललता दोनों न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखिए तीसरा न्यूमेरिकल हमारा है क्वथनांक में उन्नयन से रिलेटेड। देखो एक अवाष्पीय पदार्थ के 2.5 ग्राम को 100 ग्राम बेंजीन में घोलने पर क्वथनांक की 0.4 डिग्री सेल्सियस वृद्धि हुई है। बेंजीन के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक 2.67 है। पदार्थ के अणुभार की गणना कीजिए। उसके बाद में राउल्ट का नियम देखेंगे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में एक और न्यूमेरिकल देखेंगे। तो हम पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, चलिए एक एक क्वेश्चन को हम देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा वो क्वेश्चन है ना जो इस चैप्टर का बहुत फेमस क्वेश्चन है कि हेनरी का नियम लिखिए और उसकी सीमाएं लिखिए। मैं आपको हेनरी का नियम भी बताऊंगा, फिगर भी समझाऊंगा, उसकी सीमाएं भी बताऊंगा, साथ में अनुप्रयोग भी मैं आपको बताऊंगा। मतलब कोई भी टॉपिक पढ़ो ना तो उसको फाइनली पढ़ो, ऐसा नहीं कि आधा अधूरा पढ़ लिया बाद में आपको ही पछताना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो हेनरी के नियम के अनुसार क्या कहा हेनरी जी ने कि स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। मतलब इन्होंने सिंपल भाषा में कहा कि किसी गैस की जो द्रव में विलेयता है, किसी गैस के जो द्रव में घुलने की जो क्षमता है ना, वो गैस के दाब के समानुपाती होती है। जितना ज्यादा आप गैस पर प्रेशर लगाओगे उतना ज्यादा वो गैस द्रव में घुलेगा। ठीक है, यानी कि द्रव की गैस की द्रव में जो विलेयता है वो दाब के समानुपाती होती है। अब एक फिगर के माध्यम से मैं आपको समझाने का ट्राई करता हूं। भैया ये आपका है एक पात्र, एक बर्तन है। इस बर्तन में क्या है भैया, जल भरा हुआ है, वाटर। ठीक है, जल ही जीवन है, सबको पता है कि पानी कितना स्पेशल होता है हम सभी के लिए। तो भैया ये पानी भरा हुआ है इसमें। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, इसको जल हम लोग कहेंगे। जल एक द्रव होता है, जल लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, तो एक द्रव भरा हुआ है। अब हम क्या करते हैं बच्चों, ऊपर से हम ऑक्सीजन के कुछ मॉलिक्यूल लेकर आते हैं। ये देखो, ये ऑक्सीजन के कुछ मॉलिक्यूल्स इस द्रव में घुले हुए हैं। ठीक है, देखो ये आपका है O2। ठीक है, ये क्या है, O2 है। तो आपसे कहा जा रहा है कि स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। देखो कुछ जो मॉलिक्यूल है वो आपके जल में घुले हुए हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा गैस इस द्रव में घुले ना, तो आपको इस पर प्रेशर लगाना होगा। जितना आप प्रेशर लगाएंगे उतनी ज्यादा ये गैस द्रव में घुलेगी। मतलब किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। जितना प्रेशर लगाओगे, जितना दाब लगाओगे, उतना ज्यादा गैस द्रव में घुलेगी। समझ में आ रहा है। जैसे ऑक्सीजन इसमें घुला है, ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल बाहर हैं, अगर इस पर प्रेशर लगाएं तो और ज्यादा ऑक्सीजन इस द्रव में घुलेगी। समझ में आ गया। तो ये सिंपल सा था, इसका फॉर्मूला भी समझ लेते हैं भैया। तो देखो फॉर्मूले को समझने के लिए हम लिखेंगे, मान लो यदि घुली हुई गैस की मात्रा
गैस की मात्रा, मान लो घुली हुई गैस की मात्रा m तथा गैस का दाब, ठीक है, P हो तो, यदि घुली हुई गैस की मात्रा m तथा गैस का दाब अगर P हो तो क्या कहा गया भैया कि हेनरी के नियम के अनुसार घुली हुई गैस की मात्रा को m हमने माना है, तो ये जो है गैस के दाब के समानुपाती होगी, ठीक है। तो m समानुपाती P। अब भैया समानुपाती के चिन्ह को जब हटाएंगे तो एक स्थिरांक यहां पे जुड़ेगा k, तो m इक्वल टू kp हो जाएगा। अब k आपका जो है ये समानुपाती स्थिरांक है या हेनरी स्थिरांक भी बोल सकते हैं। m है घुली हुई गैस की मात्रा, p है दाब, तो k हम लिख देंगे k इज समानुपाती स्थिरांक, समानुपाती स्थिरांक, ठीक है। के है आपका समानुपाती स्थिरांक, समझ में आ गया। तो बहुत सिंपल है, मतलब घुली हुई गैस की मात्रा जो है गैस के दाब के समानुपाती होगी, m इज प्रोपोर्शनल टू p, m इक्वल टू kp, और k है आपका समानुपाती स्थिरांक। अब हम समझते हैं बच्चों कि हेनरी के नियम के अनुप्रयोग क्या है, फिर हम सीमाएं समझेंगे। कहां कहां हमें हेनरी के नियम को देखने को मिलता है हमारे दैनिक जीवन में, ये हमें कहां देखने को मिलता है। तो देखो, अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर ऑक्सीजन का आंशिक दाब कम होता है। अगर आप ज्यादा ऊंचाई वाले स्थानों पर चले जाते हैं ना, तो ऑक्सीजन का जो दाब है वो कम हो जाता है। अब इसके फलस्वरूप यहाँ के लोगों या आरोहकों में उनके रुधिर में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, जिससे वे कमजोरी महसूस करते हैं एवं उनमें एनॉक्सिया नामक रोग हो जाता है। मतलब कोई व्यक्ति अगर अधिक ऊंचाई पर जाता है ना, चढ़ाई करता है, तो होता क्या है, वहां पर ऑक्सीजन का दाब बहुत कम होता है। अब चूंकि हमारे ब्लड में, हमारे खून में ऑक्सीजन घुला रहता है, अब जब वहां पे दाब ही कम हो जाएगा तो हमारे ब्लड में ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं घुल पाएगा, क्योंकि जो घुली हुई गैस की मात्रा है वो गैस के दाब के समानुपाती होती है। जितना ज्यादा दाब रहेगा उतना ज्यादा ऑक्सीजन हमारे ब्लड में घुलेगा। अब दाब ही कम हो गया भैया, तो क्या होगा कि हमारे ब्लड में प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा, नहीं घुल पाएगा, और जिससे क्या होगा, यहां के लोगों या आरोहकों में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, जिससे वे कमजोरी महसूस करते हैं एवं उनमें एनॉक्सिया नामक रोग हो जाता है। दूसरा अनुप्रयोग देखो शीतल पेय पदार्थों, जैसे आप लोग कोल्ड ड्रिंक यूज करते हैं, तो शीतल पेय पदार्थों एवं सोडा वाटर में CO2 की विलेयता बढ़ाने के लिए बोतलों को उच्च दाब पर बंद किया जाता है। मतलब जो कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं ना, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की विलेयता को बढ़ाने के लिए, उसको ज्यादा घोलने के लिए ना, बोतलों को उच्च दाब पर बंद किया जाता है, यानी कि ज्यादा प्रेशर पर बंद किया जाता है। ठीक है, ये दो अनुप्रयोग हैं। हेनरी के नियम की सीमाएं क्या है, लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। देखो, यद्यपि ये एक बहुत महत्वपूर्ण नियम है, परंतु ये केवल तभी लागू होगा जब क्या होना चाहिए, क्या क्या कंडीशंस हैं, दाब अधिक ना हो, मतलब दाब बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। जितना बहुत ज्यादा दाब हो जाएगा भैया तब तो गैस वैसे ही घुल जाएगा। दूसरा ताप बहुत कम ना हो। तीसरा, गैस विलायक में बहुत कम विलेय हो, यानी कि गैस जो है ना वो विलायक में बहुत कम विलेय होना चाहिए। अगर गैस हमारा विलायक में ज्यादा घुल जाएगा भैया तो प्रेशर लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब प्रेशर नहीं लगाना है तो भैया यहाँ पे हेनरी के नियम कहाँ फॉलो होगा। ठीक है। चौथा, गैस जो है, गैस की आणविक अवस्था द्रव व गैस दोनों अवस्थाओं में समान होना चाहिए। ये लिमिटेशंस हैं हेनरी के नियम की, ये सीमाएं हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 1, जो मेरे हिसाब से बहुत ही ज्यादा स्पेशल था। मैंने आपको हेनरी का नियम भी बता दिया, ठीक है, और हेनरी के नियम की सीमाएं भी बता दी और अनुप्रयोग भी मैंने बता दिया। तो हमारी लिस्ट का जो फर्स्ट क्वेश्चन है फाइनली वो तो हमने देख लिया। अब हम चलेंगे अपने लिस्ट के सेकेंड क्वेश्चन की ओर। अब आप पढ़ रहे हो भैया बिलेन चैप्टर और इसमें न्यूमेरिकल ना हो, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि हमारे केमिस्ट्री में 2 ही चैप्टर हैं जिसमें न्यूमेरिकल है। 3 चैप्टर हैं, एक फर्स्ट चैप्टर बिलेन, सेकंड वैद्युत रसायन और थर्ड केमिकल काइनेटिक्स यानी कि रासायनिक बल गतिकी। ठीक है, तो एक न्यूमेरिकल आया है मोलरता से रिलेटेड। देखो, मोलरता का न्यूमेरिकल मैंने यहाँ पे नहीं लिया है, बेसिकली वो न्यूमेरिकल मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। ठीक है, तो आज हम देखते हैं मोलरता का न्यूमेरिकल, मोलैलिटी कैसे निकालेंगे। तो देखो, न्यूमेरिकल को मैंने एक पार्टिकुलर पेज में लिख रखा है और यहीं पर हम इसको सॉल्व भी करेंगे। देखो क्या है कि विलयन की मोलरता की गणना कीजिए जबकि 440 ग्राम विलायक में 20 ग्राम NaOH घुला हुआ है। देखो, विलयन की मोलरता आपको निकालनी है जिसमें 440 ग्राम विलायक का भार दिया है और 20 ग्राम
ये विलेय का भार है। ठीक है, तो सबसे पहले एक चीज ध्यान रखो, आपको दिया रहेगा ऑलरेडी, देखो सोडियम का अणुभार 23, ऑक्सीजन का अणुभार 16, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का अणुभार होगा 1, हाइड्रोजन का हो जाएगा 1। ठीक है, ये ऑलरेडी दिया रहता है। तो देखो हमें सबसे पहले क्या दिया गया है, हमें विलेय का भार और विलायक का भार दोनों दिया गया है, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है विलेय के मोलों की संख्या अपान विलायक का भार किलोग्राम में। तो पहले हमें विलेय के मोलों की संख्या निकालनी होगी, इसके लिए हमें विलेय का भार और अणुभार दोनों पता होना चाहिए। तो देखो हम लिखेंगे विलेय NaOH का भार, देखो इसकी मात्रा कम है तो जिसकी मात्रा विलयन में कम होती है वो विलेय होता है। तो विलेय NaOH का भार हमें दिया गया है बच्चों, ये दिया गया है कितना, 20 ग्राम, 20 ग्राम। उसके बाद में विलेय का अणुभार भी दिया है, विलेय NaOH, ठीक है, का अणुभार, इसका अणुभार भी हमें दिया गया है। अणुभार है बच्चों कितना, अणुभार ये NaO और H सबको जोड़ दो तो 23, 16, 39, एक 40, ये हो जाएगा 40। ठीक है, उसके बाद में हम निकाल लेंगे यहीं पे पहले विलेय के मोलों की संख्या, क्योंकि जब भी आप मोललता निकालोगे ना तो विलेय के मोलों की संख्या आपको पता होनी चाहिए। तो विलेय के मोलों की संख्या, तो इसका फॉर्मूला होगा, मोलों की संख्या का फॉर्मूला होता है विलेय का भार, विलेय का भार अपान विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार। ठीक है, भार को अणुभार से आप डिवाइड कर दो, मोलों की संख्या आ जाएगी बेटा। तो विलेय का भार जो है वो कितना है, विलेय का भार है हमारा 20 यानी कि 20, और विलेय का अणुभार है 40। तो कट हो गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 हो जाएगा, ये आ गया 1/2। अब 1/2 को कट करोगे तो 0.5 आएगा। तो विलेय के मोलों की संख्या हमारी आ गई, देखो यहां पे मैं लिख देता हूं, विलेय के मोलों की संख्या। ठीक है, ये आ गई बच्चों 0.5, इसको कट करोगे 0.5 मोल आ जाएगा, ये विलेय के मोलों की संख्या। अब विलायक का भार भी हमें दिया गया, तो यहां पे लिख देंगे विलायक का भार। ठीक है, अब विलायक का भार जो दिया गया है वो दिया गया 440 ग्राम। ऊपर अगर आप लोग देखोगे तो 440 ग्राम ये हमें दिया गया, ये देखो 440 ग्राम ये। ठीक है, 440 ग्राम। तो इसको पहले किलोग्राम में बदलेंगे भैया। तो 440 को जब आप किलोग्राम में बदलोगे ना तो 1000 से डिवाइड करना होगा, तो ये आपका 0.44 किलोग्राम आ जाएगा, 0.44 किलोग्राम। अब आप लोग कहेंगे सर जी कैसे, तो देखो भैया 1000 ग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम इक्वल टू 1 किलोग्राम होता है। तो 440 ग्राम को अगर किलोग्राम में बदलना है ना तो 1000 से आपको डिवाइड करना होगा। 0 से 0 कैंसिल, ये 44/100 हो गया। अब 44 को 100 से जब डिवाइड करोगे तो 0.44 ये आएगा कि नहीं आएगा, तो यही आ जाएगा 0.44 किलोग्राम। तो ये इतना आ गया। अब सब हमें पता चल गया, अब हम लगाएंगे विलयन की मोललता का फॉर्मूला। विलयन की मोललता, मोललता, इसका फॉर्मूला होता है बच्चों विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या अपान विलायक का भार, विलायक का भार किलोग्राम में। ठीक है, विलेय के मोलों की संख्या अपान विलायक का भार किलोग्राम में, ये होता है फॉर्मूला। अब देखो भैया विलेय के मोलों की संख्या जो है वो हमें दी गई है 0.5, हमने निकाला था, दी नहीं दी गई है, ऊपर देखो 0.5, और विलायक का भार आया था 0.44। अब इसको जब कट करोगे ना, डिवाइड करोगे तो 1.13 अप्रॉक्स ये आएगा। ठीक है, आप एक काम करना, ऊपर 100 से गुणा कर देना, नीचे भी 100 से गुणा कर देना, तो आपका 50/44 आ जाएगा। ठीक है, और उसको कट करोगे तो 1.13 आ जाएगा। तो हमारी आ गई विलयन की मोललता, मोललता ये आ गई बेटा 1.13
मोल प्रति किलोग्राम। देखो इसका मात्रक जो होगा वो मोल प्रति किलोग्राम होगा। कैसे? क्योंकि विलेय के मोलों की संख्या का मात्रक होता है मोल और आपका विलायक का भार है किलोग्राम में, तो प्रति किलोग्राम, तो मोल प्रति किलोग्राम जो है इसका मात्रक हो जाएगा। तो समझ में आया, एक फॉर्मूला आप लोग याद रखना, ये मोललता वाला, और एक जो विलेय के मोलों की संख्या निकाला है हमने ऊपर, देखिए ये वाला फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा। बस आपका ये न्यूमेरिकल आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, मेरे हिसाब से बहुत इजी हो जाएगा और ये इजी है भी। ठीक है, चलो इसको भी हम हटाते हैं और अपने लिस्ट के तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। देखो टॉप 5 जो क्वेश्चंस मैं बता रहा हूं इसको बिल्कुल मिस नहीं करना है, हो सकता है इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आ जाए। तो हमारी लिस्ट में तीसरे नंबर पर एक न्यूमेरिकल है, बिलियन चैप्टर का ही 2020 में आ चुका है, तो 26 में अब की बारी है भैया। तो देखो ये न्यूमेरिकल क्या है, ध्यान से समझना। न्यूमेरिकल हमें दिया गया है, पहले पढ़ो फिर वैल्यूज को लिखो फिर फॉर्मूला लगाओ और न्यूमेरिकल सॉल्व कर जाओ। ठीक है, देखो एक अवाष्पीय पदार्थ के 2.5 ग्राम को 100 ग्राम बेंजीन में घोलने पर क्वथनांक की 0.4 डिग्री सेल्सियस वृद्धि हुई है। बेंजीन के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक 2.67 है, तो पदार्थ के अणुभार की गणना कीजिए। हमें सब कुछ दिया गया है, सिर्फ हमें अणुभार निकालना है। तो देखो ध्यान से समझो, हमें यहाँ पे विलेय का भार दिया गया 2.5 ग्राम को 100 ग्राम बेंजीन में घोला गया, तो 2.5 ये मात्रा कम है तो विलेय होगा और 100 ग्राम बेंजीन ज्यादा है तो विलायक होगा। तो हमें पहले दिया गया है विलेय का भार, इसको हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल w से, और ये हमें दिया गया बच्चों 2.5 ग्राम। उसके बाद में हमें दिया गया है विलायक का भार। ठीक है, विलायक का भार इसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल W से, ये हमें दिया गया 100 ग्राम। उसके बाद में हमें दिया गया है कि क्वथनांक की 0.4 डिग्री सेल्सियस वृद्धि हुई, यानी कि क्वथनांक का उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन, ये हमें, इसको हम लोग डिनोट करते हैं डेल्टा TB से, और ये हमें दिया गया है 0.4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई। जब हमने विलेय और विलायक को आपस में घोला तो 0.4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई। अब देखो मोलल उन्नयन स्थिरांक भी हमें दिया गया है, मोलल उन्नयन स्थिरांक, इसको हम लोग डिनोट करते हैं KB से। किससे? KB। ये दिया गया है बच्चों 2.67। हमें निकालना है अणुभार, m हमें निकालना है। चलो भैया, क्वथनांक में उन्नयन का एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, मैं यहां पे लिख दूं, क्वथनांक में उन्नयन। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला मैंने बताया था जब मैं आपको क्वथनांक में उन्नयन पढ़ा रहा था चैप्टर 1 में, तो मैंने बताया था डेल्टा TB इक्वल टू होगा 1000 इंटू KB इंटू स्मॉल w अपान m इंटू कैपिटल W। ये होता है क्वथनांक में उन्नयन का फॉर्मूला। बट बेसिकली हमें स्मॉल m यानी कि अणुभार निकालना, तो m को इधर ले आएंगे, डेल्टा TB को उसके जगह पर लेकर चले जाएंगे, तो 1000 इंटू KB इंटू स्मॉल w अपान डेल्टा TB इंटू कैपिटल W, ये होगा अणुभार का फॉर्मूला। मतलब इसी फॉर्मूले से आप फॉर्मूले निकाल सकते हैं, बहुत इजी। अगर KB पूछा जाता है तो KB को इधर रखिए, बाकी सबको साइड में ले जाइए। ठीक है, चलो m इक्वल टू हमारा हो जाएगा 1000, तो आपका ऐसे ही रहेगा। KB की वैल्यू हमें दी गई है 2.67, इसको ऐसे लिख देंगे। स्मॉल w की वैल्यू हमें दी गई है ऊपर देखो 2.5, इसको ऐसे लिख देंगे। डेल्टा TB की वैल्यू दी गई है भैया 0.4, इसको लिख देंगे। इंटू कैपिटल W की वैल्यू दी गई है 100, विलायक का भार 100 है तो 100 कर देंगे। अब देखो ध्यान से समझो, m इक्वल टू हमारा हो जाएगा, देखो 1000 है, ये 2.67 है, 2.5 है, तो 2 जीरो तो इससे एडजस्ट हो जाएगा, 2.67 है, 100 इससे एडजस्ट हो गया, बचा 10 जो है वो 2.5 से एडजस्ट हो जाएगा, तो ये 25 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 267 इंटू 25 अपान 0.4 का जब आप 100 से गुणा करोगे ना तो 1 जीरो एडजस्ट हो गया, बाकी 40 यहाँ पे बच गया।
आप क्या करेंगे, 267 को 25 से गुणा करना पड़ेगा। अब भैया ये सब गुणा आप ही को करना है, हम तो यहाँ पे बता देंगे कि क्या आएगा, 6675 आएगा। अब मैं करने बैठ जाऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा, इसीलिए कहते हैं कैलकुलेशन भी आपका थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए न्यूमेरिकल्स के लिए। तो 6675 5 40 को जब डिवाइड करेंगे ना तो हमारा आएगा 166.875। ठीक है, फाइनल आंसर। तो m इक्वल टू हमारा आ गया, देखो 166.875। ठीक है, और इसका मात्रक होगा ग्राम प्रति मोल, अणुभार है। ठीक है, तो ये इसका मात्रक हो जाएगा। तो देखिए बहुत सिंपल सा है, बस आपको करना क्या है, यहाँ पे विलेय का भार दिया गया था, विलायक का भार दिया गया था, क्वथनांक में उन्नयन भी दिया गया था। ठीक है, मोलल उन्नयन स्थिरांक भी, मतलब सारी वैल्यूज को पहले पुटअप कीजिए। न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो पहले न्यूमेरिकल को पढ़ें, जितनी भी वैल्यूज दी गई हैं उसको पुटअप करें, उसके बाद में आप एक्चुअल फॉर्मूला ढूंढें कि कौन सा फॉर्मूला इसके लिए बेटर रहेगा। ठीक है, तो क्वथनांक में उन्नयन का फॉर्मूला मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, डेल्टा टीबी इक्वल टू 1000 इंटू केबी इंटू स्मॉल डब्ल्यू अपान एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। एम को हम इधर ले जाएंगे क्योंकि यम हमें निकालना है। ठीक है, डेल्टा टीबी इसके जगह पर आ जाएगा। ठीक है, अदला बदली हो गया, फिर यहाँ पे हो गया आपका फॉर्मूला दूसरा आ गया, मैंने सारी वैल्यूज रख दी और फाइनली जो हमारा आंसर आया वो आया m इक्वल टू 166.875 ग्राम प्रति मोल। ठीक है, तो ये थर्ड क्वेश्चन था। ठीक है, हमारी लिस्ट का। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारा है ये भी हमारे फर्स्ट चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि कोई भी चैप्टर हो अगर उसमें नियम है, चाहे वो राउल्ट का नियम हो, हेनरी का नियम हो, कोलरॉस का नियम हो, फैराडे के विद्युत अपघटन का नियम हो, कैसा भी नियम हो, नियम को तो आपको छोड़ना ही नहीं है। ठीक है, यही केमिस्ट्री और फिजिक्स का नियम है। तो देखो भैया, क्वेश्चन है आपका, राउल्ट का वाष्प दाब अवनमन नियम लिखिए। मतलब राउल्ट का नियम है क्या और इसकी सीमाएं भी लिखिए, लिमिटेशंस ऑफ राउल्ट्स लॉ। ठीक है, मतलब सीमाएं भी लिखना है। ठीक, तो देखो क्या है राउल्ट का नियम, मतलब मैं सिंपल भाषा में बता रहा हूं, अलग अलग बुक्स में आप देखोगे ना तो थोड़ा अलग अलग तरीके से रहेगा। तो देखो राउल्ट के नियम के अनुसार, जैसे हेनरी का नियम मैंने बताया वैसे राउल्ट का नियम भी देख लो। राउल्ट के नियम के अनुसार किसी विलयन के वाष्प दाब का जो अपेक्षिक अवनमन है, ठीक है, वाष्प दाब का जो अपेक्षिक अवनमन है वो विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर होगा। अब मोल फ्रैक्शन या मोल प्रभाज में आपको पहले बता चुका हूं, मोल प्रभाज क्या होता है, जैसे आपको विलेय का मोल प्रभाज निकालना है तो विलेय के मोलों की संख्या अपान विलयन में उपस्थित टोटल मोलों की संख्या, मतलब विलेय और विलायक दोनों के मोलों की संख्या। ठीक है, तो यहां पे इसका फॉर्मूला क्या होगा, देखो मतलब किसी विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन जो होगा, यानी कि P0 माइनस PS अपान P0, ये वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन है, जहां P0 है ये है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब और PS, यस का मतलब सॉल्यूशन, ये पूरे विलयन का वाष्प दाब है। ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा स्मॉल n अपान स्मॉल n प्लस कैपिटल N। देखो स्मॉल n जो है ये विलेय के मोलों की संख्या है और जो कैपिटल N है ये विलायक के मोलों की संख्या है, क्योंकि आपको कहा गया कि किसी विलयन के वाष्प दाब का जो अपेक्षिक अवनमन है वो विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर होगा। तो विलेय का मोल प्रभाज जो होता है वो फॉर्मूला होता है विलेय के मोलों की संख्या अपान विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। ठीक है, तो स्मॉल n अपान स्मॉल n प्लस कैपिटल N, समझ में आ गया। और ये आपका है विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। अब मैं यहां पे बोल दूं आपको, लिख दे, चलो मैं लिख देता हूं, P0 क्या है, PS क्या है, स्मॉल n क्या है एंड द लास्ट वन कैपिटल N क्या है। ठीक है, तो देखो P0 है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। ठीक है, PS क्या है, ये विलयन का वाष्प दाब है। ठीक है, जो हमारा सॉल्यूशन है विलयन का वाष्प दाब। उसके बाद में स्मॉल n क्या है, ये विलेय के मोलों की संख्या है, विलेय के मोलों की संख्या। ठीक है, कैपिटल N क्या है, ये विलायक के मोलों की संख्या है। ऐसे थोड़ा आप डिस्क्राइब कर दोगे ना तो बेटर रहेगा मेरे हिसाब से। ठीक है, तो विलायक के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। ठीक है, तो ये ऐसे आपको लिख देना है कि P0 क्या है, PS क्या है, N क्या है, स्मॉल n कैपिटल N क्या है। ठीक है, कुछ सीमाएं हैं भैया, हर चीज की एक सीमा होती है। ठीक है, जैसे लिमिटेशंस हैं। ठीक, तो देखो सबसे पहला सीमा क्या है कि राउल्ट का नियम तनु विलयनों पर लागू होता है। अब आप लोग कंफ्यूज होंगे, तनु विलयन क्या होता है। तनु का मतलब जो पतले विलयन होते हैं जिसमें विलेय की मात्रा कम हो,
जैसे आप एक गिलास पानी ले लें, उसमें चीनी कम डालोगे ना तो आपका जो विलयन होगा थोड़ा तनु रहेगा। अगर चीनी ज़्यादा डाल दो तो थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। गाढ़े का मतलब सांद्र, जिसमें विलय की मात्रा ज़्यादा हो, और जिसमें विलय की मात्रा कम होगी, विलायक ज्यादा होगा, वो तनु विलयन होगा। तो राउल्ट का नियम तनु विलयनों पर लागू होता है। सांद्र विलयन राउल्ट के नियम से विचलन प्रदर्शित करते हैं। अगर विलयन सांद्र होगा, सांद्र का मतलब गाढ़ा, आप समझ सकते हैं अपनी भाषा में, ठीक है, तो राउल्ट के नियम से वो विचलन प्रदर्शित करेंगे, वो राउल्ट के नियम को लागू नहीं करेंगे, को फॉलो नहीं करेंगे। दूसरा, ये नियम केवल अवाष्पशील पदार्थों के विलयनों पर ही लागू होता है, मतलब ये नियम जो है केवल अवाष्पशील पदार्थों के विलयनों पर ही लागू होगा। तीसरा, वैद्युत अपघट्टों के विलयनों पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता। जो विद्युत अपघट्ट हमारे होते हैं, चाहे वो HCl हो, चाहे कॉपर सल्फेट हो, CuSO4, चाहे ZnSO4 हो, जिंक सल्फेट, इन सब विलयनों पर राउल्ट का नियम लागू ही नहीं होगा। 4 नंबर सीमा क्या है इसका देख लीजिए। जो पदार्थ विलयन में संगुणित हो जाते हैं उन पदार्थों के विलयन भी राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते। तो ये 4 सीमाएं हैं, 4 लिमिटेशंस हैं, जिनको याद रखिएगा, ठीक है। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 4। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अपने लिस्ट का, लास्ट क्वेश्चन होगा, क्योंकि एक चैप्टर से मैंने टॉप 5 क्वेश्चंस को ही यहाँ पे रखा है, ठीक है। तो ये हमारा 5वां और फाइनल क्वेश्चन होगा, और ये भी एक न्यूमेरिकल होगा। पढ़ लो भैया, न्यूमेरिकल आपके 2-3 चैप्टर में ही है केमिस्ट्री में, मैंने बताया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। बाकी चैप्टर में आप न्यूमेरिकल ढूंढने से भी आपको नहीं मिलेगा, चिराग लेकर भी ढूंढोगे तो। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ये भी एक न्यूमेरिकल है। कुछ बच्चों को मैंने देखा कि न्यूमेरिकल्स को देखकर डर जाते हैं। भैया आप न्यूमेरिकल के मेन पॉइंट को पकड़िए, आखिर न्यूमेरिकल लगाएंगे कैसे। न्यूमेरिकल लगाने के लिए फॉर्मूला याद कर लीजिए, फॉर्मूला याद हो जाएगा तो न्यूमेरिकल आपके लिए वैसे ही इजी हो जाएगा। फॉर्मूला याद करने से 50% काम हो गया भैया, ठीक है। तो चलो इसको देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। ये जैसे हमने अभी आपको क्वथनांक में उन्नयन से रिलेटेड न्यूमेरिकल बताया, अब ये है हिमांक में अवनमन से रिलेटेड न्यूमेरिकल। मतलब हिमांक में कमी, अवनमन का मतलब कमी, उन्नयन का मतलब बढ़ना, ठीक है। तो देखो ये क्या है, 5वां क्वेश्चन या 5वां न्यूमेरिकल, अपनी लिस्ट दिखा देते हैं भैया, टॉपर लिस्ट। देखो 5वां जो क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो इसको भी जान लेते हैं। टॉप 5 क्वेश्चन तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं बस यही पढ़कर बैठ जाओ, कहो भैया हमारा विलयन चैप्टर फिनिश हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। टॉपिक्स और भी हैं, पढ़ना उनको भी है, और बेसिकली मैं आगे के चैप्टर्स में वो सारे टॉपिक में बताऊंगा भी। आगे के जो टॉपिक्स में पढ़ाऊंगा ना, उसमें भी जो बच्चे कुछ टॉपिक हैं वो भी मैं बता दूंगा, टेंशन मत लेना। 5 नंबर क्वेश्चन, 2.25 ग्राम ग्लूकोज, जिसका अणुभार आपको डायरेक्टली दिया गया 180, इसको 25 ग्राम जल में घोलने पर हिमांक में 0.93 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है। तो जल के मोलल अवनमन स्थिरांक की गणना करनी है। मतलब आपको विलेय का भार दिया गया, बताओ विलेय क्या है, 2.5 ग्राम ग्लूकोज या फिर 25 ग्राम जल। अब मैंने पहले बताया जिसकी मात्रा विलयन में कम हो वही विलेय होता है, जिसकी मात्रा ज्यादा हो विलायक। तो 2.25 जो है ये विलेय होगा, और 25 ग्राम जो जल है वो विलायक होगा। तो हमें विलेय का भार दिया गया और इसका अणुभार भी साथ में ब्रैकेट में दे दिया गया 180। यानी कि विलेय का भार पहले हम लोग लिखेंगे। पहले मैंने बताया ना कि वैल्यूज को आप लिखो, आखिर ये भैया हैं कौन। तो विलेय का भार जो है इसको स्मॉल w से डिनोट करते हैं, ये हमें दिया गया है 2.25 ग्राम। अब हमें दिया गया है विलेय का अणुभार भी दिया है, विलेय का अणुभार। अब अणुभार को हम डिनोट करते हैं m से, और m हमें 180 दिया है, तो हमें कुछ निकालने की जरूरत है नहीं कि भार, ठीक है। उसके बाद में देखिए हमें दिया गया 25 ग्राम जल है, यानी कि विलायक का भार दिया गया है, विलायक का भार। इसको हम लोग डिनोट करते हैं भैया कैपिटल W से, इनकी मात्रा ज़्यादा है तो बड़े आदमी हैं, और विलेय की मात्रा कम होती है तो स्मॉल w, ठीक है। तो कैपिटल W को हम लोग, इसकी वैल्यू है 25 ग्राम। उसके बाद में हमें क्या दिया गया, हिमांक में 0.93 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है, यानी कि हिमांक में अवनमन, ठीक है, हिमांक में अवनमन, अवनमन, अवनमन जो हिमांक में दिया गया इसको डेल्टा TF से डिनोट करते हैं भैया। हमने वहां पे क्वथनांक में उन्नयन को डेल्टा TB से डिनोट किया था, बट यहाँ पे हिमांक में अवनमन है तो डेल्टा TF, और इसकी वैल्यूज दी गई है बेसिकली 0.93 डिग्री सेल्सियस, इतनी कमी हो गई। अब हमें निकालना है मोलल अवनमन स्थिरांक। फॉर्मूला बहुत सिंपल है, और ये फॉर्मूला मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, मोलल अवनमन स्थिरांक। इसको हम लोग डिनोट करते हैं बच्चों KF से,
जैसे के बी वहां पे था मोलल उन्नयन स्थिरांक का, यहाँ पे के एफ हो जाएगा और ये हमें निकालना है। चलो फॉर्मूला लगा देते हैं, हो जाएगा काम और ये न्यूमेरिकल भी सॉल्व। देखो के एफ का एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, एम इंटू डेल्टा टी एफ इंटू कैपिटल डब्ल्यू अपान 1000 इंटू स्मॉल डब्ल्यू। यही फॉर्मूला होगा भैया के एफ यानी कि मोलल अवनमन स्थिरांक का। और अगर एक चीज मैं बताऊं, सिमिलैरिटी अगर मैं आपको दिखाऊं, तो मोलल उन्नयन स्थिरांक का फॉर्मूला क्या होगा, देखो केबी। अब केबी का फॉर्मूला निकालना है तो डेल्टा टीबी इंटू एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू अपान 1000 इंटू स्मॉल डब्ल्यू। लेकिन यहां पे क्या है, के एफ इक्वल टू एम इंटू डेल्टा टी एफ इंटू कैपिटल डब्ल्यू अपान 1000 इंटू स्मॉल डब्ल्यू, मतलब सेम ही फॉर्मूला है, बस के एफ वहां पे के बी था, डेल्टा टी एफ वहां पे डेल्टा टी बी था। सिमिलैरिटी है दोनों में, ठीक है। चलो के एफ इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, देखो m की वैल्यू कितनी है 155 यानी कि 155, सॉरी m की वैल्यू 180 है, ग्लूकोज का अणुभार 180 होता है। डेल्टा टीएफ की वैल्यू कितनी है 0.93, मैंने बताया कि हिमांक में कमी हुई है। कैपिटल डब्ल्यू की वैल्यू 25 है, 25 है कि नहीं है, ऊपर देख लो, सब मैंने लिखा है, ठीक है, मैं अपनी तरफ से नहीं लिख रहा हूं। 1000 आपका ऐसे ही रहेगा, इंटू स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू है 2.25, ठीक है। अब एक काम करो भैया, आप लोग 180 को 0.93 से गुणा कर दो, करना पड़ेगा। 180 को जब 0.93 से गुणा करोगे ना तो 167.4 आएगा। ये गुणा भाग आप ही लोग कीजिएगा। मान लो मैं यहाँ पे करूँ आपके सामने लाइव, लेकिन जब बोर्ड एग्जाम देने जाओगे ना वहाँ पे तो मैं आऊँगा नहीं, ना कैलकुलेटर लेकर जाना है, आपको खुद से ही करना पड़ेगा ना, तो आज से ही प्रैक्टिस कर लो। 1000 को जब 2.25 से गुणा करोगे ना तो 100 तो इसी में एडजस्ट हो जाएगा, क्योंकि 2 अंक पहले दशमलव है, 2.25 है तो ये 225 हो जाएगा और एक जीरो और लग जाएगा जो 1000 में बचा है, तो ये 2250 हो जाएगा। अब एक काम और करो आप लोग, ध्यान से समझो, के एफ इक्वल टू हमारा हो जाएगा 167.4 को 25 से जब गुणा करोगे तो आपका 4185 आएगा अपान 2250। जब इसको डिवाइड करोगे आप लोग तो फाइनली 1.186 आएगा और यही हमारा मोलल अवनमन स्थिरांक यानी कि के एफ हो जाएगा 1.86 और मोलल उन्नयन स्थिरांक का मात्रक होगा केल्विन किलोग्राम प्रति मोल और फाइनली हमारा यही आंसर भी हो जाएगा, यही हमारा मोलल अवनमन स्थिरांक का आंसर हो जाएगा 1.86 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। तो हमें करना कुछ नहीं था, भार, अणुभार, विलायक का भार, हिमांक में अवनमन, मोलल अवनमन स्थिरांक निकालना था, सब कुछ दिया था तो हमने फॉर्मूले पर रख दिया। फॉर्मूला आप लोग याद कर लेना, बाकी कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। तो जो हमारा लिस्ट था भैया, कौन सा लिस्ट, यही वाला चैप्टर 1 के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक वाला लिस्ट था, वो मैंने आपको बता दिया। सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने 5 क्वेश्चंस आपको बताने को कहा था, तो 5 क्वेश्चन हमने एक्सप्लेन कर दिया। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं ऐसे ही पूरा सीरीज लेकर आऊं, जैसे फर्स्ट चैप्टर का आज मैंने बताया, सेकंड का बता दूं, थर्ड का बता दूं, फोर्थ का बता दूं, एक सीरीज, सिर्फ केमिस्ट्री का नहीं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, सबका, तो आप लोग करना कुछ नहीं है, बस सपोर्ट करना भाई, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अब यहाँ पे जो हमारा क्लास है फाइनली फिनिश होगा। 12th केमिस्ट्री विलेन के जो न्यूमेरिकल्स थे, टॉपिक्स थे, मैंने आपको बता दिए। एक मैं आपको वार्निंग देना चाहता हूँ कि और भी जो टॉपिक्स हैं उनको भी पढ़िएगा, ठीक है। किसी के भरोसे कभी मत बैठो, खुद सेल्फ स्टडी भी करना सीखो, ठीक। तो चलो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।